आज की क्लास में हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास के बारे में। सबसे पहले हम एक नंबर को लिखते हैं, इसको आप देखिएगा 6.0221367 इंटू 10⁻23। इस नंबर को देखिए, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और अगर इसको हम बिना जीरोज़ के लिखना चाहें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 6.0221367 और इसके बाद आ जाएंगे 16 ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये जो नंबर है नॉर्मली अगर हम पावर का यूज़ नहीं करते हैं और इस तरीके से लिखते हैं तो प्रैक्टिकली ये इस तरीके से लिखना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह की जो नंबर्स हैं इसको पावर्स में हम लिखते हैं, जैसा कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। ये नंबर एक विशेष है, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। अब बात करते हैं, हम इतने बड़े नंबर को हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या मतलब है इसको लिखने का। देखिए, अगर बात की जाए स्मॉल यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है या आयंस हैं, ऐसे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को हैंडल करने के लिए हमें एक बड़े नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अब बड़ा नंबर चाहिए जो ऐसे बल्क लेवल पर अगर हम बात करें, जैसे बात करें 2 ग्राम वाटर में कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। जैसा कि हम सभी पहले से ही जानते हैं, एटम इतने छोटे साइज़ के होते हैं, एक छोटी सी पानी की बूंद के अंदर मिलियंस में इनकी संख्या हो सकती है। अब ये इतने छोटे संख्या में है तो जब स्टडी करते हैं हम लार्ज स्केल पर, थोड़ा सा भी बल्क अमाउंट लेते हैं तो उसमें इनकी लार्ज नंबर में मौजूदगी होती है। अब ऐसे लार्ज नंबर को ठीक से समझने के लिए हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अब ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये ऐसे ही नहीं आया है, ये एक कैलकुलेशंस के थ्रू निकल के आया है। कैलकुलेशंस क्या है उनको भी अभी यहाँ पर हम निकाल के बताएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 डोज़न इज इक्वल्स टू 12 आइटम्स। अब एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, सभी जानते हैं, और एक ग्रॉस में 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 144 आइटम्स। सेम इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 स्कोर इज इक्वल्स टू 20 आइटम्स। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने लिखा, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ऐसे ही एक बल्क में नंबर हो, जैसे 6.022 इंटू 221367 इंटू 10⁻23, इसको कहते हैं 1 मोल। 1 मोल। और ये जो संख्या है ये नंबर्स हो सकती है कुछ भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, इसका कोई नेचर नहीं है। ये एटम की नंबर हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की नंबर हो सकती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी की भी नंबर होती है, हो सकती है। इस नंबर को मोल कहा गया, 1 मोल कहा गया, जिसको एवोगैड्रो नंबर Na के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। एवोगैड्रो ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने कहा था ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसे हम एवोगैड्रो लॉ को पढ़ते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर और उस वीडियो को देख लीजिए, और इसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो जो एवोगैड्रो ने ये जो नंबर उन्हीं के नाम पर, ये उनके सम्मान में एवोगैड्रो नंबर इसको कहा जाता है। ये निकल के कैसे आया है,
कार्बन 12 के आइसोटोप को स्टैंडर्ड कंसीडर किया है। जैसा कि हम मास कैलकुलेशन में कार्बन 12 के रिलेटिव मास को कंसीडर करते हैं, हमने बताया था कि कार्बन 12 जो है उसका मास होल नंबर में आता है। होल नंबर में मास आने के कारण दूसरा मास डिफेक्ट नहीं होता है, उसमें मास डिफेक्ट नहीं है। और तीसरी चीज़ है कार्बन यूनिक एलिमेंट है जो लगभग सभी के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो बहुत सारे फीचर हैं जिसकी वजह से कार्बन 12 आइसोटोप को एक स्टैंडर्ड के रूप में कंसीडर किया गया है। और जब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड के रूप में कंसीडर करते हैं मास कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर एक मोल में मौजूद एक मोल के अंदर जितनी नंबर होगी उसकी गणना करने के लिए, उसको निकालने के लिए भी कार्बन 12 को कंसीडर किया है। आप बने रहिए, यहाँ पर आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ध्यान से समझिए इसको। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कुछ अलग अलग टाइप की नंबर्स को किस तरह से मेज़र करते हैं, 1 डोजन, 1 ग्रॉस, 1 स्कोर। इसी प्रकार से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं या पूरा लिखें तो 6.022137 इंटू 10 टू द पावर 23 ये मोल का नंबर है, दैट इज द Na। इसको इक्वल्स टू Na लिख सकते हैं। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, कांस्टेंट है, किसी के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है और ये फिक्स रहता है हमेशा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, कार्बन 12 आइसोटोप को कंसीडर किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन 12 का मास होता है 12 यूनिट। अब 12 यूनिट जो मास होता है कार्बन का, इसको इन्होंने ग्राम में कन्वर्ट किया, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ये किसी एटम का मास नहीं है। सोचिए एक एटम का मास कार्बन का 12 यूनिट है, किसका, कार्बन 12 आइसोटोप का। इसी प्रकार से अगर हम 12 ग्राम लेते हैं इसी कार्बन 12 आइसोटोप का, तो उसमें मिलियंस में निकलेंगी इनकी संख्या। हमें क्या पता कितनी संख्या है, इतना हमें पता है कि 12 यूनिट है एक कार्बन एटम का मास। जब कार्बन के एक एटम का मास 12 यूनिट है, तो अगर 12 यूनिट जितना ही अगर हम ग्राम में उसका अमाउंट लेते हैं, कार्बन का 12 ग्राम अमाउंट लिया जाए, तो उसमें कितने एटम्स निकलेंगे, एक बहुत बड़ी संख्या निकलेगी। अगर हम बात करें एक यूनिट ग्राम में कितने के बराबर होती है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं एक यूनिट और ग्राम के बीच की रिलेशन है, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यूनिट ग्राम समझ सकते हैं कि ग्राम की तुलना में जो एक यूनिट है कंपैरिजन में कितनी छोटी होती है। तो 12 ग्राम के अंदर इनकी संख्या निकाल सकते हैं, बहुत बल्क में निकलेगी। अब 12 ग्राम के अंदर इनकी संख्या क्या निकलेगी वो हमें पता होना चाहिए। वही जो संख्या निकल कर आएगी दैट इज द 6.022137 इंटू 10 टू द पावर 23। ये जो नंबर दिख रहा है आपको यही निकल के आएगा जब हम निकालेंगे 12 ग्राम कार्बन में एटम्स की संख्या यानी नंबर्स। देखिए आजकल मास निकालने के लिए, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है कि मास स्पेक्ट्रोमीटरी जो है बहुत अच्छा मेथड है। उसके ज़रिए मास जो निकलता है बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है, उसमें कोई गलती, बहुत कम एरर होता है। सबसे बेस्ट मेथड माना गया है मास स्पेक्ट्रोमीटरी से। तो आज के समय में जो मास स्पेक्ट्रोमीटरी है उससे मास, जब कार्बन 12 का मास निकाला गया तो वो निकल कर आता है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। सॉरी, यहाँ पर मैंने जो आपको नंबर्स लिख के दिया है ये मास स्पेक्ट्रोमीटरी द्वारा जब मास कैलकुलेट किया गया कार्बन 12 एटम का, किसमें, ग्राम के अंदर, तो ये निकल कर आया।
यहाँ पर मैंने एक कन्वर्जन फैक्टर भी लिखा है, ये भी देख सकते हैं। एक यूनिट मास किसके इक्वल होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इन चीज़ों को याद रखिए क्योंकि ये आपकी मदद करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो ये बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखेंगे। अभी मैंने यहाँ बात की, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, मास स्पेक्ट्रोमीट्री द्वारा कार्बन 12 आइसोटोप का जब मास एक एटम का, किसका है, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 कार्बन एटम का मास है, कौन सा, 12 आइसोटोप किसके द्वारा निकाला गया, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो जो उससे निकाला गया। यहाँ हमारे पास क्या कंसीडर था, तो 12 यूनिट मास इक्वल टू किसके है, 1 मोल बराबर 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जो कि डेफिनेशन के हिसाब से यही है, क्योंकि मोल की जो डेफिनेशन है, मोल को जो डिफाइन किया गया है वो इसी प्रकार से डिफाइन किया गया है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 आइसोटोप। यानी इसमें जितनी भी जो नंबर्स होगी, जो भी संख्या होगी 12 ग्राम कार्बन में, वो 1 मोल की इक्वल होगी। अब वो नंबर को ही तो हमें निकालना है, नंबर कितनी हो सकती है। यहाँ पर हमने देखा एक एटम का मास है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकला 1.992648 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ से नंबर्स यहाँ निकालेंगे, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम, 12 ग्राम इक्वल्स टू, टोटल मास है 12 ग्राम डिवाइडेड बाय एक कार्बन एटम का मास है 1.992648 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं और आप सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 6.0221367 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है बिना यूनिट का है 6.0221367 इंटू 10⁻23। इसको एवोगैड्रो नंबर कहा गया। ये निकल कर आया 1 मोल के बराबर, जो एंटिटी है कोई भी वो निकल कर आ गई। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर कंसीडर किया है किसको, कार्बन 12 आइसोटोप को हमने नहीं कंसीडर किया, ये एक स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंग मोल को डिफाइन किया गया है। अगर हम कार्बन 12 की बजाय किसी और एलिमेंट का मास लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। जब इसको मिटा देते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को ले लो। अब हाइड्रोजन एलिमेंट हमने ले लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट। अब हाइड्रोजन एलिमेंट जो है इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, इसका एटॉमिक मास 1.008 यूनिट। ये है एक एटम का मास। और हमने अभी रिलेशन तो आपको लिखी ही थी कि 1 यूनिट को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना कम निकल कर आएगा। वो कन्वर्जन फैक्टर भी आपको याद रखना है, यूनिट और ग्राम के बीच में कितना कन्वर्जन फैक्टर है।
अब ये तो एक एटम का मास है। अगर हम यहाँ पर 1.008 ग्राम लें, ग्राम हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखना 1 ग्राम के अंदर नंबर कितने निकल आएगी, बहुत बल्क में होगी, हाई नंबर होगी, समझ रहे हैं ना आप। 1 ग्राम के अंदर जो नंबर निकल कर आएगी बहुत बल्क में होगी, और वो हमें अभी कार्बन 12 के केस में निकाली, वही यहाँ पर निकलेगी, सेम निकलेगी। किसी भी एलिमेंट के लिए निकाल लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती मैटर, ये कांस्टेंट नंबर है और हर जगह कांस्टेंट ही आएगा, और इसलिए इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा गया, एवोगैड्रो के सम्मान में। अब ये तो रहा एक हाइड्रोजन एटम का। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, अगर उससे हम मास निकालें किसका, एक हाइड्रोजन एटम का, और उससे इसको डिवाइड करें, तो जो नंबर निकल कर आएगी वो आएगी एवोगैड्रो नंबर 6.0221367 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेकिन हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा निकाला गया मास यहाँ पर दिया नहीं गया है, और अगर हमें पता होता है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कन्वर्जन फैक्टर तो हमने आपको बताया था भी, उससे भी निकाल सकते हो। अब जैसा कि आपको पता है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो हमने अभी आपको डिस्कस किया था, बताया था पीछे। ये आ गया 1 यूनिट का मास ग्राम में। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन का जो मास है वो इतना है, हमने लिया है। मोल के अकॉर्डिंग क्या है, मोल के अकॉर्डिंग हमने जो मास लिया है वो है 1.008, और एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। तो नंबर्स यहाँ से निकाल सकते हैं, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1.008 ग्राम विल बी, क्या होंगे देखिएगा। जब एक का मास इतना है, टोटल मास हमारे पास इतना है, तो लिख देंगे 1.008 डिवाइडेड बाई 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट नंबर यही मिलेगा 6.0221367 इंटू 10⁻23। क्या है ये, Na है, एवोगैड्रो नंबर है। हाइड्रोजन के लिए भी यही निकलेगा, ऑक्सीजन के लिए भी आप निकाल सकते हैं। अब ऑक्सीजन के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेंगे। क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, दैट इज द 16 यूनिट। सभी जानते हैं मास को, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जाके देख सकते हैं, एलिमेंट का मास दिया जाता है सॉरी, अलोंग विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक मास भी मेंशन होता है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये हमने ले लिया अप्रॉक्स ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट। अब 16 यूनिट की जगह पर अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मोल, 1 मोल के बराबर होगी। देखो करते हैं इसको भी, इसको मिटालते हैं और इसको करते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे
मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 यूनिट। ये एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, और 16 यूनिट की जगह पर हम कितना लेते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 6.0221367 इंटू 10⁻23। तो ये आ रहा है किसके बराबर 1 मोल के बराबर। देखो कैसे करते हैं इसको, ये तो 16 यूनिट है एक ऑक्सीजन एटम का मास। अब 16 यूनिट की जगह हमने ऑक्सीजन का 16 ग्राम लिया, जो काफी बड़ा अमाउंट है। अब हम यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमीटरी द्वारा ऑक्सीजन के एक एटम का मास कैलकुलेट कर लेंगे, उससे 16G को डिवाइड करेंगे। अब जो मास कैलकुलेट होकर आएगा मास स्पेक्ट्रोमीटरी से, उस मास से जब 16 ग्राम को डिवाइड करोगे तो नंबर निकल के आएगा 6.0221367 इंटू 10⁻23। ये नंबर निकल के आएगा। इसमें भी किसी भी एलिमेंट के लिए कर सकते हैं, आपके पास खुला है, काफ़ी एलिमेंट दिए हैं, हर एलिमेंट के लिए ट्राई करिए, और ट्राई करके आप देखिए कि जो आपको नंबर मिल रहा है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा। लेकिन चेंजेस हो सकते हैं किस में, क्योंकि हमें जो मास दिया होता है वो एवरेज मास होता है, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमीटरी द्वारा जो मास निकालते हैं वो कैलकुलेट एकदम एग्जैक्ट मास होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो उससे अगर निकालेंगे तो नंबर सेम ही निकल के आएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कन्वर्जन फैक्टर पढ़ा है। अब कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास क्या है, एक यूनिट मास इज इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये है, क्लियर है। हम इसी से डिवाइड कर लेते हैं 16 सॉरी ये एक यूनिट का मास है, तो 16 यूनिट का मास कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मास ऑफ 1 यूनिट ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू कितना है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्योंकि एक यूनिट का मास इतना ऑक्सीजन का मान लिया, क्योंकि एक यूनिट का मास इतना होता है, तो 16 यूनिट का मास कितना हो जाएगा 16 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। ये आपको नंबर निकल के आ गया, क्योंकि हमें मास स्पेक्ट्रोमीटरी द्वारा मीटर द्वारा मेज़र तो किया नहीं है मास हमने एक ऑक्सीजन एटम का, लेकिन जब हमारे पास पहले से ही वैल्यू पता है 1 यूनिट मास को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इतना, तो हमने कन्वर्ट कर लिया 16 ग्राम जो ऑक्सीजन है उसके मास को ग्राम में। इस तरीके से ये निकल कर आ गया ग्राम में ऑक्सीजन का मास, 16 यूनिट ऑक्सीजन का मास। अब 16 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, टोटल एटम्स इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन में टोटल एटम्स कितने होंगे वो निकालते। 16 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 सॉरी ये नीचे आएगा कितना है 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके आपको जो नंबर मिलेगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके पास आएगा 6.0221367 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर निकल कर आ रहा है इसी को एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं,
किसी भी एलिमेंट के लिए आप निकाल सकते हैं। तो कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं और बाकी एलिमेंट के लिए आप निकालिए और कमेंट कीजिए निकाल के कि आपको कितना आप इसकी एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट निकाल पाए हैं और बताइएगा ज़रूर। तो ये हमने आपको बताया कि 1 मोल जो है उसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया। एक बार फिर से समझ लें हम 1 मोल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो 1 मोल मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, दैट इज द 1 मोल। यानी 1 मोल एक संख्या है, नंबर है, वो किसके बराबर होती है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड क्यों लिया है? मैंने बताया मास डिफेक्ट 0 है, उसका मास होल नंबर्स में आता है, इसलिए उसको कंसीडर किया है। हम ले कुछ भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम कैलकुलेट किया, क्योंकि एक कार्बन एटम का जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब मास निकाला तो वो हमारे पास निकल कर आ गया। दैट इज़ द अभी मिटा दिया हमने, उसमें आप देख सकते हैं पीछे वीडियो को बैक करके उसमें सब क्लियर करके लिख दिया है मैंने। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने मास निकाला और हमें पहले से हमने जो गिवन मास लिया दैट इज़ द 12 ग्राम। 12 ग्राम को मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो निकला मास उसको जब डिवाइड किया गया तो नंबर हमारे पास निकल कर आया 6.0221367 10 to the power 23। इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है उसको ग्राम में लीजिए, जिसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब ग्राम एटॉमिक मास को डिवाइड करिए उस नंबर से जो मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला जाता है ग्राम में, तो आपको नंबर हमेशा निकल कर आएगा 6.022 × 10 to the power 23। हमने इतने 2 टर्म तक लिया है, 3 टर्म तक, और क्योंकि ये नंबर बड़ा है यहाँ तक ले सकते हैं, पूरा भी बोल सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट नंबर निकल कर आ रहा है दैट इज़ द एवोगैड्रो कांस्टेंट, क्योंकि अमीदो एवोगैड्रो जो थे उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है केमिस्ट्री में। उन्होंने लॉ दिया, उसने इससे बहुत चीज़ें सॉल्व हुई हैं आसान, तो इसीलिए उनके सम्मान में ये नंबर नाम दिया गया एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो हम इस प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.0221367 × 10 to the power 23, which may be atoms, molecules, ions, electron, proton, neutron, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक नंबर है, कांस्टेंट है, फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। किसी भी एलिमेंट के लिए ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया है। अब कुछ हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल और लेकर, इसको मिटालते हैं, कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब ये नंबर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली जब हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं तो ये लेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10 to the power 23। यानी इसकी संख्या हम लेंगे, यही याद रखेंगे, ये फिक्स नंबर है। वैसे हम लेना चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हम सभी जानते हैं कैल्शियम है, कैल्शियम एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास होता है 14 यूनिट। जैसा कि पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं 14 यूनिट एटॉमिक मास है। अगर 14 यूनिट की जगह पर हम 40 ग्राम कैल्शियम लेंगे तो 40 ग्राम कैल्शियम इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। अब 1 मोल कैल्शियम के बराबर आएगा क्या? 40 ग्राम अगर हम कैल्शियम का लेंगे, और वो किसके बराबर होगा?
6.022 into 10 to the power 23 atoms of कैल्शियम। अब कैल्शियम के कितने एटम होंगे? कैल्शियम के 10 टू मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक मोल है ये, किसी के लिए भी लो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 यूनिट। अब 23 यूनिट जो एटॉमिक मास है, 23 यूनिट की बजाय हम 23 ग्राम लें तो क्या होगा? 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 यूनिट होता है, 32 यूनिट। तो 32 यूनिट की जगह हम 32 ग्राम सल्फर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सल्फर। तो 1 मोल सल्फर के बराबर होगा क्या? 32 ग्राम सल्फर। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट किया जाए, ग्राम में लिखा जाए, यानी ग्राम एटॉमिक मास कहें, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो हम कह सकते हैं व्हेन मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम is called gram atomic mass, that is equals to 1 mole, which contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms of that element। अब ये किसी भी एलिमेंट के लिए फिक्स नंबर निकलेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी के लिए भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे O2 है, एक ऑक्सीजन का मास होता है, हम सभी जानते हैं 16 यूनिट। इसी प्रकार से इसमें टोटल एटम्स कितने हैं? 2 एटम ऑक्सीजन के, तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 32 यूनिट्स। अब 32 यूनिट्स को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें, दैट इज 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के ये टोटल मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए। इसी प्रकार से अगर बात करें हम इसमें नंबर्स की, इसके मोल्स के नंबर्स की, तो दैट इज द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल निकल के आ गया। अब यहाँ पर जो आपको मास दिखा रहा है 32 यूनिट को हमने 32 ग्राम में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड मोलर मास, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अब ये मोलर मास कुछ नया नहीं है, जो ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, जब उसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया है तो उसको हम मोलर मास कह सकते हैं, क्योंकि वो 1 मोल पार्टिकल्स का मास है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम बात करें हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2 यूनिट को 2 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 2 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझिए इसको, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2 यूनिट। अब 2 यूनिट को हमने 2 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी ये ग्राम मॉलिक्यूलर जो मास है दिस इज आल्सो कॉल्ड द मोलर मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन
एटम। अब ऑक्सीजन एटम का ये मोलर मास भी है, मॉलिक्यूलर मास है। अब मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 ग्राम। इन चीज़ों को देखिए कंफर्म कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। हम एक एक चीज़ आपकी क्लियर कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे बात करें हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, क्योंकि एक हाइड्रोजन का हमने देखिए, वैसे तो हाइड्रोजन का मास 1.008 यूनिट होता है, लेकिन हमने पॉइंट वाले हटा दिए, एक होल नंबर ले लिया। तो एक का मान लिया 1 यूनिट मास है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का एक अर्थात एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 2 यूनिट। अब इस 2 यूनिट को ग्राम में एक्सप्रेस करें, यानी 2 ग्राम, यानी 2 यूनिट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम यानी 2 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल जो है उसका मोलर मास है 2 ग्राम, और ये किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने 6.022 इंटू 10⁻23। इसी प्रकार से हम बात करते हैं Cl2 क्लोरीन गैस, इसका एटॉमिक मास होता 35.5 यूनिट। अब एक एटम का मास है 35.5 यूनिट, तो Cl2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 71 यूनिट। अब 71 यूनिट की बात करें तो 71 यूनिट में कितने मॉलिक्यूल होंगे, केवल एक मॉलिक्यूल होगा। एक मॉलिक्यूल का ही तो मास आ रहा है ये, तो एक मॉलिक्यूल का ये मास है, तो 71 यूनिट में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 यानी क्लोरीन गैस। अब अगर बात करें इतना ही 71 को 71 ग्राम में लिख दें तो दैट इज इक्वल्स टू सो मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस, और वो सो मैनी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे, समझिए देखिए, और इसलिए इसको क्या कहेंगे 71 ग्राम आल्सो कॉल्ड मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस का ये मोलर मास भी हो गया कितना 71 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो कितना हो 71 यूनिट, नॉट ग्राम, ग्राम में नहीं यूनिट में, और यूनिट ग्राम में बहुत अंतर है, याद रखिएगा, रिलेशन भी मैंने अभी लिखी थी। तो 71 यूनिट में तो केवल एक मॉलिक्यूल होगा, और 71 ग्राम में कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, यानी एक मोल मॉलिक्यूल होता है। तो किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका जो एटॉमिक मास है अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो कहलाएगा उसका मोलर मास, और दैट विल कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। और अगर किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो कहलाएगा उसका मोलर मास, ग्राम मोलर मैंने मतलब ग्राम मोलर मास हो जाएगा। अब वो कितना कंटेन करेगा, वो भी कंटेन करेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में लिख दें तो ग्राम एटॉमिक मास
इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में लिख दें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू होता है 1 मोलर ग्राम, या फिर 1 ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर हुआ 1 मोलर मास। अब जो आपके पास मोलर मास निकल कर आ रहा है इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और एक मोल के में कितने पार्टिकल्स होते हैं उस एलिमेंट के, कितने एटम्स होते हैं, वो ये यहाँ से निकल के आ रहा है। तो इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे नंबर्स हैं डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और अगर आपने कुछ पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो उनके लिंक भी हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उन्हें भी देख लीजिएगा जो मोल से रिलेटेड है। और मोल पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, और उनको समझना है, प्रैक्टिकली समझना है तो उनके भी सीरीज जो होगी लिंक यहाँ डाल देंगे, और चैनल पे जाकर भी आप देख सकते हैं वीडियोस को, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बताएंगे, आपकी एक भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी, ये ध्यान रखिए। बस आपको एक तरीके से उसको देखते हुए चलना है, समय से देखते हुए चलेंगे तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ आपको मोल के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।